पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, छात्रों को दिए सफलता के मंत्र, एग्जाम में तनाव मुक्त रहने के दिए टिप्स। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लगातार हो रही मौतें, दूषित पानी से 33वीं मौत, 1 महीने से बीमार था बुजुर्ग। लाडली बहना को लेकर मंत्री करण सिंह वर्मा के बिगड़े बोल, कार्यक्रम में नहीं आई तो कटेंगे योजना से नाम, कांग्रेस का पलटवार, महिलाओं के स्वाभिमान से खेल रही बीजेपी। उज्जैन में स्वागत समारोह में हादसा, मंच पर गुब्बारों में लगी आग, स्वागत समारोह में अचानक लगी आग, भव्य स्वागत के दौरान मंच पर हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज आखिरी दिन, किसानों के पास आज अपना धान बेचने का अंतिम मौका, सरकार ने 2 दिन धान खरीदी का लिया था निर्णय। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। दोपहर के 12 बजे हैं और आप देख रहे हैं 12 का विश्लेषण। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर के छात्रों से जुड़ने के लिए और साथ ही पढ़ाई के प्रेशर को किस तरीके से कम करना है, इसको लेकर के साल भर परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनके सवालों का जवाब दिया और यह भी बताया कि जो आप पढ़ते हैं उसे भूल भी जाते हैं, तो इससे कैसे बचना चाहिए। बता दें कि दिल्ली स्थित पीएम आवास पर देश भर से आए बच्चों को मोदी ने पहले असम के गमछे पहनाए और साथ ही परीक्षा को लेकर भी पीएम मोदी ने टिप्स दिए। नर्मदे यार सर। नर्मदे यार। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है सर। तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज। आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली, तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। हर किसी को अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ परीक्षा को लेकर बातचीत की। उन्होंने बच्चों को परीक्षा के समय तनाव कम करने और स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करने के भी टिप्स दिए हैं। भोपाल में पीएम की पाठशाला सुनने के बाद छात्रों में उत्साह बढ़ गया है और बच्चों ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा और पीएम के बताए हुए सुझावों को अपनी आने वाली परीक्षाओं में भी इस्तेमाल करेंगे। दौरान जो भी फेयर होता है, जो लास्ट टाइम पे जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उससे आउटकम करने के लिए जो भी सर ने बोला वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था और मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उनको यूज़ करने की कोशिश करूँगा कि जितने भी बातें उन्होंने बोली वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बच्चे के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के लास्ट में कि एक बच्चा कैटर ही नहीं कर पाता है वो किस तरीके से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाए। तो सर ने जितना भी सब कुछ बोला वो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल था। आज परीक्षा पे चर्चा की है जिसमें तमाम सारे विद्यार्थियों को जो है गुरु मंत्र दिए हैं किस तरीके से पढ़ना है। हम बच्चों से पहले बात कर लेते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री से सीखने को मिली, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे? जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पूरे परीक्षा पे चर्चा पे लगी, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से पढ़ने पे जोर दिया। आज सोशल मीडिया में हम अलग अलग जगह से हर कोई व्यक्ति अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, पर जो प्रधानमंत्री जी ने इस पे जोर किया कि जो आपका तरीका है जिससे आपको समझ में आता है वही बेस्ट तरीका है और उस पर भरोसा रखिए और बस मेहनत करते रहिए। वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी आज के परीक्षा की चर्चा पे। परीक्षा पे चर्चा हुई है क्योंकि बच्चे हैं वो एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं?
परीक्षा पे चर्चा एक माध्यम बन चुका है हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, कि ऐसे अवसर देना कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको किस तरह से सहयोग करें। तो ये एक माता पिता का भी ज़रूरत होती है, एक शिक्षक की भी होती है और एक मेंटर की भी होती है। जो हमारे साथ हमारे बच्चे हैं उन्हें हम हमेशा बताते हैं कि आप किताबी शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन आप बहुत शांत मन से लें, कोई कंपटीशन ना करें, अपना जो कर रहे हैं वो उसमें बेस्ट करें और स्ट्रेस को रिलीज करें। यही परीक्षा पे चर्चा का नौवा जो संस्करण हम लोगों ने सुना, उनका आधार ही ये है। कुछ बच्ची भी हमारे साथ, किस तरीके से आपने प्रधानमंत्री को सुना और क्या क्या सीख जो है आपको आज मिली है? प्रधानमंत्री ने हमें ये बताया कि हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परीक्षा को एंजॉय करना चाहिए, उसमें स्ट्रेस नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि अब सबका 12th बोर्ड है इस बार, तो 12th बोर्ड वाले और चिंतित मतलब टेंशन में रहते हैं। तो सबको उन्होंने बताया कि हमें एंजॉय करना चाहिए, परीक्षा को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पढ़ाई के साथ जो है किस तरीके से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, इसको लेकर के आज एक गुरु मंत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों को दिया है और यही कारण है कि बच्चे अब उत्साहित है आने वाले परीक्षा को लेकर के। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और 7 से 9 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में अमित शाह रहने वाले हैं। 7 फरवरी को रात 8 बजे अमित शाह रायपुर आएंगे, निजी होटल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और सुरक्षा विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। 8 फरवरी को LWE पर भी देखिए सुरक्षा की समीक्षा बैठक होने वाली है और केंद्र, राज्य और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे और एक निजी कार्यक्रम में भी अमित शाह शामिल होने वाले हैं। और 9 फरवरी को बस्त पंडुम के समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, 7 फरवरी को शाम 4:30 बजे के करीब रायपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट से निजी होटल के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। और 8 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और शाम 5 बजे से शिफ्टिंग द लेंस थीम पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भी अमित शाह शामिल होंगे और निजी होटल में रात्रि विश्राम अमित शाह करने वाले हैं। और इसके बाद देखिए, अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में भी आपको बता देते हैं। 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं और सुबह 11 बजे विशेष विमान से रायपुर से दंतेश्वरी एयरपोर्ट के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे और दंतेश्वरी एयरपोर्ट से बाय रोड बस्तर पंडुम कार्यक्रम में जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक पहुंचेंगे और दोपहर 12:05 से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होने वाले हैं। और शाम 4:20 पर जगदलपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। और ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 7 फरवरी को रायपुर पहुंच रहे हैं और रायपुर में एक निजी होटल में उनकी उच्च स्तरीय बैठक भी है जहां पे वो शामिल होने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मिनट जानकारी आपको दे रहे हैं उनके कार्यक्रम को लेकर के, किस तरीके से वो छत्तीसगढ़ आएंगे। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है और खासतौर पे जिस तरीके से 31 मार्च 2026 वो टारगेट रखा गया है जब देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, डेडलाइन तय है और ऐसे में डेडलाइन को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीने से भी कम का समय रह गया और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद खास हो जाता है। कई कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं और हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ में इस खबर पर लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, 3 दिवसीय उनका दौरा है और ऐसे समय में जब नक्सलवाद का डेडलाइन तय है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीने से कम का समय बचा है, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा कितना खास हो जाता है? जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर के जो टारगेट प्रदेश में सेट किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, उसको जो है काफी कम समय बचा है, यानी कि कुछ ही समय बाद अब देखिए कि जो टारगेट है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है और इसके जो है ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सफलता मिली है वो जो है पूरे प्रदेश भर में जो है देखी जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जो है छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, जिसमें 7 तारीख को देर शाम मतलब कि 4:40 पर जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और देखिए 8 तारीख को LWE की महत्वपूर्ण बैठक हो लेंगे। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक ये जो बैठक है वो चलने वाली है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस और उसके साथ साथ नक्सलवाद के खात्मे के बाद क्या कुछ काम प्रदेश में करना है उसको लेकर के ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बैठक में खासतौर पर रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि 15% नक्सलिज्म यानी कि 15% जो अफेक्ट
अफेक्टेड एरिया बताया जा रहा है नक्सलिज्म का, उसको किस तरीके से पूरा स्वाइप आउट करना है, इन तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ नक्सलिज्म के ताबूत में ये जो आखिरी कील है वो कैसे ठोकी जाएगी, क्या रणनीति बनेगी, उस पर जो है ये पूरी चर्चा रहने वाली है। तो देखिए ये जो LWE की बैठक है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन में तरह तरह से जो है रणनीतियां अपनाई गई, तरह तरह से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, अब केवल 15% नक्सलवाद बचा हुआ है और ऐसे में लगातार सरकार की कोशिश भी यही है कि न केवल एनकाउंटर के जरिए, मुठभेड़ के जरिए, बल्कि जो नक्सलवाद है उसको कहीं ना कहीं अब आम जो मुख्य धारा है वहां पे जोड़ा जाए, उनको शांति के मार्ग पर लाया जाए और लगातार सरकार उस तरफ भी पहल कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री उन नक्सलियों को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बार फिर से अपील कर सकते हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं हिंसा के मार्ग पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, सरकार ने जो कह सकते हैं कि जो अपनी नीति लाई है पुनर्वास नीति, और उसके साथ साथ जो मुख्य धारा में बड़ी संख्या में नक्सलिज्म छोड़ करके नक्सली जो मुख्य धारा से जुड़े हैं, ये जीता जागता उदाहरण है कि सरकार की कोशिशें किस तरीके से सफल हुई हैं। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा कि मुख्य धारा में जुड़ने के बाद जो नक्सली है उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर कई सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि वो अपना जीवन यापन जो है बेहतर तरीके से कर सके, अपना परिवार बढ़ा सके। उन तमाम चीजों के लिए देखिए आवास से लेकर के जो है रोजगार और तमाम मुद्दों पर जो है पहले ही जो क्लियरेंस है सरकार ने दे दिया है और यही वजह है कि पुनर्वास नीति से बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो जुड़े। हथियार छोड़ करके उन्होंने, यानी कि बंदूक और बुलेट छोड़ करके उन्होंने जो है पुनर्वास नीति को अपनाया, मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया और यही वजह है कि इस आखिरी बैठक में भी ये पूरी चर्चा की जाएगी कि कैसे 15% जो अफेक्टेड एरिया है उसको पूरी तरीके से क्लीन किया जाए और इसके साथ नक्सलियों को एक आखिरी बार जो है मौका दिया जाए कि जो नक्सली रह गए हैं, जो नक्सली बच गए हैं, वो अब मुख्य धारा में जुड़ने का उनका अंतिम समय है। इसके बाद अब कोई भी मौका जो है वो सरकार देती हुई नहीं नजर आएगी। इसके बाद अब मौका नहीं मिलेगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा के धामंदा गांव में आयोजित एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि अगर सरकारी आयोजन में लाडली बहना नहीं आती है तो उनका नाम सूची से कट सकता है। मंत्री के इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद अब गहराने लगे हैं और साथ ही देखिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विपक्ष के तीखे सवाल उठने भी लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहनों को लेकर के बयान दिया है, अब इसके बाद में उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर भी सियासी हलचल उसने पैदा कर दी है। लगातार इसे शेयर किया जा रहा है क्योंकि वरिष्ठ मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं मंत्री करण सिंह वर्मा और उन्होंने जिस तरीके से लाडली बहनों को लेकर के बयान दिया उसके बाद में अब कई सारे सवाल उठने लगे। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सीओ मैडम को, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका, दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के लाडली बहनों पर बयान ने अब सियासत शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पर आलोचना की। सीहोर जिले के धामंदा गांव में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में मंत्री वर्मा ने कहा था कि अगर लाडली बहनें सरकारी आयोजन में नहीं आती हैं तो उनका नाम योजना की सूची से हट सकता है। उमंग सिंघार ने इसे महिला विरोधी और गैर जिम्मेदार बयान बताया है और कहा है कि यह भाजपा के सुशासन की असली तस्वीर सामने लाती है। तो भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता जानती है कि कांग्रेस किस तरह के बयान देती है और उन्हें कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान उन्होंने नहीं सुना है और इस पर वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। अश्विनी परांजपे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समग्र विकास के लिए लागू की जा रही है, जिनमें लाडली बहना और लाडली बहना जैसी योजनाएं प्राथमिकता में। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बेटियों और महिलाओं को सशक्त करने का भी काम किया गया है। कि जनता भी जानती है कि कांग्रेस कितने गंभीर बयान देती है और जनता भी कितना गंभीरता से लेती है उनके बयानों को, ये हम सब जानते हैं।
रहा सवाल बयान तो अभी मैंने नहीं सुना, लेकिन जो भी योजनाएं आती हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी समग्र का विकास करने की बात करते हैं, और जो भी योजनाएं आती हैं वो किसी भेदभाव के आधार पर नहीं आती। जो भी योजनाएं आती है वो समग्र के लिए आती है, सबके लिए आती हैं, और इस प्रकार का भाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहता है, ये मेरा मानना है। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान कहा कि यदि लाडली बहनें सरकारी आयोजन में नहीं आई तो उनका नाम कट सकता है। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि इससे पहले रतलाम में मंत्री विजय शाह भी लाडली बहनों को लेकर ऐसा ही विवादित बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में न आने वाली बहनों की जांच कराने की बात भी कही थी। बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे शिव मंडल के सब मैडम को, सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में ऐसी तो बोलना, और नहीं तो जिनके झाड़े तो बढ़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई जरा जांच के बाद ही देखेंगे बढ़ रहे हैं, किसी को आधार में वो नहीं है ना, तो जांच से थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें तो ट्रेंडिंग हो जाएगी। जांच ट्रेंडिंग हुई मैडम। आपको सीधे लिए चलते हैं महिला संवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल केंद्रीय बजट की विशेषता बता रहे हैं। जी और यहाँ उपस्थित सभी बहनें और बच्चों को लग रहा होगा कि हमारा बजट से क्या लेना देना। हमारी तो अभी उम्र ही नहीं है, हम बजट के संवाद में क्यों शामिल हो। लेकिन हर घर में, जैसा कृष्णा गौर जी बता रही थी, आप देखते होंगे बच्चे कि आपके गार्जियन, आपके माता पिता आपके महीने की 25 तारीख के बाद आपस में चिंता करते हैं कि हमारा इस महीने का बजट बिगड़ गया, कुछ खर्चे ज्यादा हो गए और सैलरी कम आनी, अगले महीने हम इसे प्लान करें, जो गैर जरूरी खर्चे हैं उसे कम करें और जो जरूरत की चीजें उसे आगे बढ़ाएं, कुछ बचत पे पैसा लगाएं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सुने थे आप, जो कि बजट की विशेषता बता रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही, जहां पे ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और दूसरे दिन भी लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन जारी है। घूसखोर पंडित मूवी के खिलाफ में प्रदर्शन यहां पे किया जा रहा है और ब्राह्मण समाज सड़कों पे उतर आया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और घूसखोर पंडित मूवी के विरोध में याचिका भी दायर की गई है। एमपी नगर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन ब्राह्मण समाज इसका लगातार विरोध कर रहा है और भोपाल से लखनऊ तक हर जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी पर एफआईआर की मांग की जा रही है और फिल्म को भोपाल में चलने नहीं दिया जाएगा, ये भी ब्राह्मण समाज की तरफ से कहा जा रहा है। और लगातार देखिए ये दूसरा दिन है जब ब्राह्मण समाज सड़कों पर है और ये कह रहा है कि जिस तरीके से फिल्म का नाम घूसखोर पंडित रखा गया है, ब्राह्मण समाज इससे आहत है, ब्राह्मण समाज इससे नाराज है और फिल्म के यहां पर बाइकॉट की बात भी की जा रही है। और यह कहा गया है कि यदि शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस फिल्म को भोपाल में चलने नहीं दिया जाएगा। हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। रंजन, लगातार दूसरा दिन है और जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है और आज दूसरा दिन है प्रदर्शन को लेकर के। इस फिल्म का जो कलाकार है वो मनोज वाजपेयी हैं और सीधे तौर पर हम देख सकते हैं जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमारी मांगे यही है कि ब्राह्मण को टारगेट करके जो शीर्षक बनाया गया है घूसखोर पंडित लंगोट का ढीला होता है, जो कि ये सरासर गलत है। हमारी मांग ये है कि शीर्षक को चेंज किया जाए, चीजों को बदला
जाए, नहीं तो हम लोग OTT प्लेटफॉर्म को बहिष्कार करेंगे, रोड पे निकलेंगे। प्रशासन से मांग करते हैं कि FIR दर्ज हो, अगर नहीं होता है तो हम लोग भयंकर तरीके से गोली बंदूक लेके तलवार लेके रोड पे प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी मांग को पूरी की जाए। याचना नहीं अपहरण होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म के जो कलाकार हैं, जो निर्देशक है, वो खुद ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, फिर किसको लेकर आप लोग? नहीं, अगर वो ब्राह्मण रहते तो ऐसा काम करते ही नहीं। उनका DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो जरूर पश्चिमी सभ्यता के पनपे हुए लोग हैं, बाहर उनके परिवार के लोग गए होंगे, वहां से ये लोग आ गए हैं। ये कतई ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण पांडे पंडित पाठक लगा के कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण एक धर्म है, ब्राह्मण एक वर्ग है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। अगर ऐसा रहता, अगर ओरिजिनल ब्राह्मण होते तो उन्होंने ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको चेंज किया जाए, नहीं तो हमारा प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। देखिए, बिल्कुल इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। ये बताइए, आप लोग इतने समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फरसा वगैरह भी लेकर के आए हैं, क्या मांगे हैं? FIR कई जगहों पर भी हो चुकी है, भोपाल में भी क्या चाह रहे हैं आप लोग? भोपाल में भी यही चाह रहे हैं कि इस पर FIR हो, और जो शीर्षक है उस फिल्म का जो ट्रेलर में दिखाया है घूसखोर पंडित, उसको हटाया जाए। उसमें जो संवाद प्रयोग किए गए हैं, उन संवाद को बार बार बोलने में मुझे घृणा हो रही है, मुझे खुद लज्जा आ रही है। उन संवादों का प्रयोग हटाया जाए। उसमें जो एक पात्र को अजय दीक्षित नाम दिया गया है, उसको भी हटाया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एक देश में भी आंदोलन करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ, पंडित धीरज शर्मा, जिलाध्यक्ष भोपाल, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ये बताइए, आपको नाम से तकलीफ है या जो फिल्म के अंदर जो निर्माता है उनसे तकलीफ है? हमें सब, जो उसके शीर्षक से भी तकलीफ है, उसमें जो संवाद का प्रयोग किया है ब्राह्मण लंगोट का ढीला, उससे भी तकलीफ है, और उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं कि ब्राह्मण घूसखोर है, जो चीजें दिखाई गई, हमें सबसे तकलीफ है। हम कोई भी विकृत मानसिकता के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज रोड पर उतरेगा और देशव्यापी आंदोलन होगा। देखिए, जो नाम है वो सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं, और नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हम जानते हैं कि जो है चलाई जा रही है, और जो नाम इसका है घूसखोर पंडित, उसी को लेकर के तमाम सारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर जो है उतर आए हैं। और यही कारण है कि मांग यही कर रहे हैं कि जब तक रंजन FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब ये जाते हैं शिकायत करने के लिए तो क्या कुछ कहा जाता है, क्यों शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है? जब इस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर के टाइटल में भी कहीं ना कहीं एक इस तरीके से अपमान किया गया है, फिल्म के संवाद में भी अपमान किया गया है, और अगर ये विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनकी मांगों को सुना जा रहा है, क्यों नहीं शिकायत दर्ज की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, देश के अलग अलग कोने की बात करें तो कई जगहों पर FIR हो चुकी है, लेकिन भोपाल में अब तक FIR नहीं हुई है। यही कारण है कि ये लोग चाहते हैं कि राजधानी भोपाल में भी जो है FIR हो, और यही कारण है कि तमाम सारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि प्रदर्शन करें, और प्रदर्शन के साथ एक चेतावनी भी है कि जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती है, या फिर जो संवाद जो ब्राह्मणों को लेकर के किए गए हैं, जो पंडितों को लेकर के किए गए हैं, अगर उनको हटाया नहीं जाता है तो वो इसी तरीके से जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा, कल भी एक प्रदर्शन इन्होंने किया था, और आज भी जो है एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जब तक कार्रवाई नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरा दिन है। बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं दिल्ली से। इंदौर एयरपोर्ट सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं, और कार्यक्रम स्थल के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना हो चुके हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंच चुके हैं। इंदौर देखिए, उनका यहां पर स्वागत किया गया है। दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, और यहां से कार्यक्रम स्थल के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पे कार्यकर्ताओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। इंदौर पहुंचने पर इंदौर के एयरपोर्ट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, और यहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए। और कार्यक्रम स्थल के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसके बाद रवाना हो गए। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। और इंदौर से एक बड़ी खबर, भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में 33वीं मौत हुई है, और अब तक देखिए इस पूरे मामले में लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और अब 33वीं मौत भी हो चुकी है। भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में देखिए अब 33वीं मौत हुई है, और अब इस मामले में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। 70 वर्षीय अलगूराम यादव की दूषित पानी की वजह से मौत हुई है। 1 महीने से अस्पताल में लगातार बुजुर्ग भर्ती था, इलाज उसका किया जा रहा था, लेकिन 1 महीने के इलाज के दौरान देखिए उसकी स्थिति यहां पर
बिगड़ती चली गई और उसकी अब मौत हो चुकी है। और आज तक और जो मौतों का जो सिलसिला है, जो मृतकों की संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और दूषित पानी की वजह से अब 33वीं मौत हो गई है। भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में अब 33वीं मौत हो गई है और 70 वर्षीय बुजुर्ग अलगू राम यादव की दूषित पानी की वजह से मौत हुई है। तो 12 का विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।